नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाषा कुंज पर। जैसा कि हम शिक्षण अभिवृत्ति या अभिक्षमता पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने लास्ट जो क्लास की थी वह थी शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर। इसके अंतर्गत हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा था, जैसे औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण, उद्देश्य के आधार पर ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोज्ञात्मक शिक्षण, शिक्षण स्वरूप के आधार पर वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, प्रस्तुत क्रियाओं के आधार पर प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, क्रिया। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इस हेडिंग के तहत हम पढ़ेंगे जेरोम बोरनर वर्ष 1963 में शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया। शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिससे एक और शिक्षा के परिणामों, दूसरी ओर विद्यार्थी की विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों का स्पष्ट किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत की सहायता से अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षण सिद्धांत के विभिन्न चरणों जो शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाते हैं वे निम्न तरह से हैं। नंबर 1, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत नंबर 2, उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत। उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत। तीसरा है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। चौथा है अभ्यास या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अभ्यास या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पांचवा है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत। छठा है मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन का सिद्धांत। सातवां है इस तरह अनुकूल शिक्षण का सिद्धांत। इस तरह अनुकूल शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षण का सिद्धांत। आठवां है इस तरह अनुकूल साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य का सिद्धांत। तो यह शिक्षा सिद्धांत के विभिन्न चरण हैं जो शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास या पुनरावृत्ति का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, इस तरह अनुकूल शिक्षण का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र अंग्रेजी में कहेंगे टीचिंग फॉर्मूला। टीचिंग फॉर्मूला।
ला। शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण सूत्र शिक्षक पर आधारित होते हैं शिक्षण सूत्र को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। नंबर एक, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। अर्थात यह शिक्षण सूत्र विषय वस्तु के संपूर्ण ढांचे की आधारभूत जानकारी देने के बाद ही उसके अंशों पर शिक्षण को स्वीकार करता है। दूसरा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष विषय वस्तु की जानकारी के लिए स्थानीय वातावरण के प्रत्यक्ष उदाहरणों से अधिगम करवाने पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर भी इसे कहते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर। कहने का तात्पर्य है कि अधिगम को इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित करने पर बल देता है। अधिगम को इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित करने पर यह बल देता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर की प्रक्रिया। चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अर्थात इकाइयों में अधिगम करवाया जाता है। विषय वस्तु को पहले इकाइयों में अधिगम करवाया जाता है, इसके बाद सामूहिक अधिगम करवाने पर बल दिया जाता है विश्लेषण और संश्लेषण की ओर इस व्यवस्था के अंतर्गत। पांचवा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अर्थात शिक्षण को पहले ज्ञात विषय वस्तु से जोड़ते हैं, फिर अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। मतलब जो हमारे सामने ज्ञात है उसको पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद अज्ञात की ओर बढ़ते हैं जो हमारे सामने नहीं है। छठा सरल से जटिल या कठिन की ओर, सरल से जटिल या कठिन की ओर। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सरल से जटिल या कठिन की ओर बढ़ा जाता है, यानी कि विद्यार्थी पहले सरल बातों को समझता है, फिर कठिन बातों को। कुछ अन्य शिक्षण सूत्रों का प्रयोग भी शिक्षकों द्वारा इसमें किया जाता है। तो ये चीज़ शिक्षण के सूत्र, टीचिंग के फार्मूले हैं। पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल या कठिन की ओर। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वह होगा शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं। शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं।
अंग्रेजी में फेज ऑफ टीचिंग, फेज ऑफ टीचिंग। इस हेडिंग के अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कार्य पूर्ण कराया जाता है। शिक्षण में इन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण की अवस्था में क्रियाओं के अंतर्गत इसे हम 3 सोपानों में देख सकते हैं। जैसे पहला सोपान है पूर्व तत्परता अवस्था, पूर्व तत्परता या अवस्था, पूर्व तत्परता अवस्था, प्री एक्टिव फेज। इस अवस्था में शिक्षण क्रिया से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किया जाते हैं। इसके प्रमुख सोपान निम्न तरह से हैं। नंबर एक शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। अर्थात जो भी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनका निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु का निर्धारण करना। पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु का निर्धारण करना। पूर्व तत्परता अवस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु का निर्धारण भी किया जाता है। तीसरा शिक्षण विधियों का नियोजन करना। शिक्षण विधियों का नियोजन करना। चौथा है प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना। प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना। प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना। पांचवा है किसी विशेष पाठ्यक्रम या प्रकरण के लिए किसी विशेष पाठ्यक्रम या प्रकरण के लिए युक्तियों का विकास करना। युक्तियों का विकास करना। छठा मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना। मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना। तो हम देख सकते हैं कि पूर्व तत्परतावस्था या प्री एक्टिव फेज के अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना
इस हेडिंग के अंतर्गत पाठ शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु का नियोजन करना, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, किसी विशेष पाठ्यक्रम या प्रकरण के लिए युक्तियों का विकास करना और मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना। ये 6 चीज़ें जो आती हैं वह पूर्व तत्परता अवस्था या प्री एक्टिव फेज के अंतर्गत आती हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी अंतःक्रियावस्था। इसी का दूसरा है अंतःक्रिया अंतः प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया अवस्था अंग्रेजी में कहें इंटर एक्टिव फेज। यह शिक्षण अवस्था की वह अवस्था है जिसमें समस्त कार्य अथवा गतिविधियाँ प्रत्यक्षतः शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषित या घटित होती हैं। ये सभी इसी अवस्था का अंग होती हैं। इस अवस्था के अंतर्गत आने वाले जो पद हैं वह निम्न तरह से हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों का निदान, नंबर 2, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, उद्दीपकों का चयन, युक्तियों का प्रयोग, युक्तियों का विस्तार, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूतियाँ। तीसरा, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूतियाँ। अंतःप्रक्रिया अवस्था या इंटरएक्टिव फेज के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वह हैं विद्यार्थियों का निदान या विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, उद्दीपकों का चयन, युक्तियों का प्रयोग और युक्तियों का विस्तार, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूतियाँ। अगली जो हमारी हेडिंग है तीसरी, वह है तत्परता के बाद की अवस्था। तत्परता के बाद की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज। इस अवस्था का मूल्यांकन से संबंध होता है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है। किसी कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक हासिल या प्राप्त किया गया है यह हमें मूल्यांकन से ही ज्ञात होता है। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं निहित होती हैं, जैसे नंबर 1, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। नंबर 1, शिक्षण उद्देश्यों
की प्राप्ति। नंबर 2, समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन। समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन। तीसरा है शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। चौथा है मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण। मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय। शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय। तत्परता के बाद की अवस्था पोस्ट एक्टिव फेज के अंतर्गत 4 बातें आती हैं। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति, समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन, शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय। अगले हमारी हेडिंग होगी अभिप्रेरणा की शक्तियाँ। अभिप्रेरणा की शक्तियाँ। मोटिवेशन पावर्स। पावर क्या है? अभिप्रेरण की शक्तियाँ या मोटिवेशन पावर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायित्व लाने का कार्य अभिप्रेरणा या मोटिवेशन करता है। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। अभिप्रेरणा के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, साथ ही शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर उनके लक्ष्य की प्राप्ति
में सहायता करता है। तो अभिप्रेरणा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जो शिक्षण कार्य में बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे नंबर एक बाह्य अभिप्रेरणा। अंग्रेजी में कहें तो एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन। दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा। इंटरनल मोटिवेशन। थोड़ा सा इसको हम समझ लेंगे कि बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन क्या है। तो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाह्य अभिप्रेरणा प्रभावी होती है, जबकि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इंटरनल यानी कि आंतरिक विद्यार्थियों के लिए बाह्य व आंतरिक दोनों ही उपयोगी होती हैं। शिक्षण के दौरान कक्षा का वातावरण इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपेक्षित अनुक्रियाएं संपन्न करने के साथ साथ अपने उद्देश्य हेतु प्रतिबद्ध भी हों। मनोविज्ञान के अनुसार आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से अधिक प्रभावी होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वह बाह्य प्रेरणा से अधिक प्रभावी। आंतरिक प्रेरणा द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। अभिप्रेरणा के शैक्षिक महत्व। अगली हेडिंग जो होगी हमारी वह होगी अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व। अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस EDUCATION एजुकेशन इम्पोर्टेंस TANCE मोटिवेशन। इसके अंतर्गत जो बातें आती हैं वो है नंबर एक अधिगम के लिए प्रोत्साहन हेतु। अधिगम यानी सीखने के लिए। अधिगम के लिए प्रोत्साहन हेतु। दूसरा व्यवहार में परिवर्तन हेतु। तीसरा अधिकाधिक ज्ञानार्जन हेतु।
अधिक ज्ञानार्जन हेतु। चौथा, अनुशासन विकसित करने हेतु। अनुशासन विकसित करने हेतु। पांचवा, मार्गदर्शन हेतु। मार्गदर्शन हेतु। छठा, सामाजिक व चारित्रिक गुणों हेतु। सामाजिक एवं चारित्रिक गुणों हेतु। सातवां है उच्च आकांक्षा हेतु। उच्च आकांक्षा हेतु। अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व एजुकेशनल इम्पोर्टेंस मोटिवेशन के अंतर्गत जो बातें आती हैं वह अधिगम यानी सीखने के लिए, प्रोत्साहन के लिए, व्यवहार में परिवर्तन के लिए, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए, अनुशासन विकसित करने के लिए, मार्गदर्शन यानी सही रास्ता दिखाने के लिए, सामाजिक एवं चारित्रिक गुणों हेतु समाज में रहने एवं उस चारित्रिक गुणों के लिए, उच्च आकांक्षा हेतु या बड़ी बड़ी आकांक्षाओं के लिए। अगला हमारा जो हेडिंग होगी वह होगी अधिगम की परिस्थितियाँ। अधिगम की परिस्थितियाँ। अधिगम की परिस्थितियाँ अंग्रेजी में कहें तो लर्निंग कंडीशन, LARNING, लर्निंग कंडीशन। शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम अर्थात सीखने की तुलना में अधिगम की परिस्थितियाँ अधिक उपयोगी हैं। रॉबर्ट गैने एक मनोविज्ञानी हैं। रॉबर्ट गैने, जिनकी एक पुस्तक है, क्या है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें ये अधिगम की निम्न 8 दशाओं या भेदों के बारे में लिखते हैं। दशाएं कठिनाइयों के स्तर के क्रम में रखी गई हैं। ऊपर से नीचे जाने पर कठिनाइयों का स्तर बढ़ता जाता है। तो कैसे है, आइए देखते हैं। नंबर 1, संकेत अधिगम। नंबर 1, संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग। क्या है सिग्नल लर्निंग? यह पावलव की शास्त्रीय अनुबंध क्रिया पर आधारित है। इसके अंतर्गत संकेत मात्र से ही अधिगम कराया जाता है। इसके अंतर्गत संकेत मात्र से ही अधिगम कराया जाता है। इसमें प्राणी एक संकेत के प्रति उद्दीपक प्रतिक्रियाएं करना सीखता है।
अगली है दूसरा, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया क्रिया अधिगम यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, लर्निंग क्या है, इसके अंतर्गत क्या है? यह थॉर्नडाइक के संबंधवाद तथा स्किनर के सक्रिय अधिगम का रूप है। गैने ने इस अधिगम के अंतर्गत थॉर्नडाइक के प्रयास एवं बूल अधिगम तथा स्किनर के कार्य अनुबंधन अधिगम को रखा है। तीसरा क्या है? श्रृंखला अधिगम। अंग्रेजी में चेन लर्निंग लर्निंग क्या है चेन लर्निंग? इस अधिगम में दो या दो से अधिक उद्दीपन अनुक्रियाएं आपसी समन्वय से एक श्रृंखला अधिगम का निर्माण करती हैं। फिर है चौथा, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? अंग्रेजी में कहें तो वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन ASSOCIATION लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग क्या है? यह श्रृंखला अधिगम का ही एक प्रकार है। जब यह श्रृंखला शाब्दिक अभिव्यक्ति से संबंधित हो जाती है तो उसे शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहते हैं, जैसे शब्दावली सिखाना, कहानी याद कराना आदि इस अधिगम के उदाहरण हैं। पांचवा है विभेदन अधिगम। विभेदन अधिगम अंग्रेजी में कहें तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या है? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग विभेदन अधिगम के अंतर्गत भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से भिन्न भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीखा जाता है। जैसे बालक फुटबॉल और हॉकी में अंतर करना सीखता है। इसके अंतर्गत छठा है संप्रत्यय अधिगम। अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट लर्निंग।
क्या है कॉन्सेप्ट लर्निंग? तो कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वह है अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं। उन्हें संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। सर्वप्रथम कैंडलर ने इसका उल्लेख किया था। 7वां है नियम अधिगम। नियम अधिगम इंग्लिश में कहें तो रूल लर्निंग। रूल लर्निंग क्या है रूल लर्निंग? नियम अथवा सिद्धांत अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा विचारों का संयोजन किया जाता है। दो या अधिक संप्रत्ययों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है जिससे एक नियम की संकल्पना का निर्माण होता है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यह नियम अधिगम कहलाता है। 8वां समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम अंग्रेजी में प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग? इस अधिगम के अंतर्गत नियम अधिगम का ही प्राकृतिक विस्तार होता है। नियम अधिगम के साथ साथ विद्यार्थियों को अपनी मौलिकता का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। इस अधिगम में चिंतन की सामग्री निहित होती है। अगली हेडिंग होगी हमारी शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण प्रक्रिया जब तक अपूर्ण रहेगी जब तक अधिगम नहीं होगा। इस तथ्य को रायबर्न ने भी रेखांकित किया है। उन्होंने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। शिक्षण के चर यानी अगली हेडिंग लगेगी शिक्षण के चर। शिक्षण के चर variables in teaching। variables in teaching। शिक्षण से संबंधित निकले 3 चर हैं। 3 चर शिक्षण से संबंधित कौन कौन से? नंबर 1 शिक्षक स्वतंत्र चर है। शिक्षक स्वतंत्र चर। क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक ही होता है। शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए
उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। विद्यार्थियों को उनके उद्देश्यों की ओर ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षक या स्वतंत्र चरखा। दूसरा विद्यार्थी होगा आपका परतंत्र चर। क्या है? शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है, अर्थात विद्यार्थियों के बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। विद्यार्थी शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच सेतु का काम करता है। तीसरा है पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर, यानी कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना और क्या सिखाना है, इन सभी बातों का निर्धारण जो किया जाता है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही किया जाता है। विद्यार्थियों के मध्य पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। स्मिथ के अनुसार क्या कहना है स्मिथ का? शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है। दूसरे हैं बर्टन के अनुसार क्या कहना है? शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से संबंधों को बताया है। कैसे? देख लेते हैं। शिक्षण प्लस अधिगम, शिक्षण जमा अधिगम बराबर शिक्षण प्रभावशाली होगा। दूसरा शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। व्यवहारिक रूप में निर्धारित करके शिक्षण की ऐसी क्रियाओं की अवस्था
की ऐसी क्रियाओं की अवस्था की जा सकती है, की जा सकती है, जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सफल हो सके, जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सफल हो सके। तीसरा, शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन। शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। अधिगम सिद्धांतों की मदद से हो सकता है। चौथा, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्वों एवं शक्तियों का प्रयोग। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्वों या शक्तियों का प्रयोग। पांचवा, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गेज ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु कहा है। गेज के अनुसार शिक्षण का संबंध निम्न शक्तियों से है। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियाँ, ज्ञानात्मक शक्तियाँ आदि। अगली हेडिंग होगी हमारी शिक्षण के कार्य। शिक्षण के कार्य। फंक्शन ऑफ टीचिंग। क्या है फंक्शन ऑफ टीचिंग? शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र और परतंत्र चरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन चरों के द्वारा निम्नलिखित कार्यों का संचालन किया जाता है। नंबर 1, निदानात्मक कार्य। डायग्नोस्टिक फंक्शन।
डायग्नोस्टिक फंक्शन क्या है? डायग्नोस्टिक फंक्शन यानी निदानात्मक कार्य। इस कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के ना सीखने के कारणों का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर किया जाता है। इसके लिए शिक्षक द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह निम्न हैं। नंबर 1, विद्यार्थी के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना। विद्यार्थी के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना। दूसरा है शिक्षण कार्य का विश्लेषण करना। शिक्षण कार्य का विश्लेषण करना। तीसरा है अधिगम के संदर्भ में, यानी सीखने के संदर्भ में, अधिगम के संदर्भ में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का विश्लेषण करना। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का विश्लेषण करना। चौथा है शिक्षण संबंधी समस्या का विश्लेषण करना। शिक्षण संबंधी समस्या का विश्लेषण करना। इस तरह से निदानात्मक कार्य या डायग्नोस्टिक फंक्शंस के बारे में ये कुछ बातें थी जो आपके सामने मैंने रखी पॉइंट्स के अंतर्गत। दूसरा है उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य यानी थेराप्यूटिक फंक्शन क्या है? उपचारात्मक कार्य या थेराप्यूटिक फंक्शन विद्यार्थियों की कठिनाई को सामूहिक रूप से इसमें निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक 2 बातों पर विशेष रूप से बल देता है। वो 2 बातें कौन सी हैं तो देख लेंगे हम। नंबर 1, शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना। शिक्षण की जितनी चीज़ें हैं उनको व्यवहार में लाना। शिक्षण कुशलता, शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना। दूसरा है पृष्ठपोषण प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। पृष्ठपोषण प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। ये 2 बातें थी जो उपचारात्मक कार्य या थेराप्यूटिक फंक्शंस के द्वारा की जाती है। शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना, पृष्ठपोषण प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। तीसरा है मूल्यांकन कार्य।
यानी इवैल्यूएशन फंक्शन। क्या है इवैल्यूएशन फंक्शंस? मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण कार्य अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है, अतः यह शिक्षण का आधार घटक है। यदि शिक्षण कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो शिक्षक का उपचार दोष रहित नहीं हो पाता है। इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होगी और अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे उस पर बात करेंगे और नई टॉपिक का जो नाम होगा वह होगा अध्येता की विशेषताएं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज की कक्षा हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।